Hello dosto, this is Vishakha Daga coming up with next round of New Simplified. Now it is said marriage as a social institution has served various functions in Indian society. However, why to marry, whom to marry, when to marry, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या अधिकार होते हैं अक्सर इंडिविजुअल के पास नहीं होते, जिसकी वजह से एक डिबेट शुरू हो जाती है। और यही डिबेट अब रिसेंटली शुरू हुई है व्हेन कैबिनेट हैव इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन. So in this video, we will discuss what will be the pros and consequences of this. Is it really required? Also, we will discuss what is the journey of increasing the age of women from the Sharda Act to the recent आपके जो amendment होने वाला है. चलिए बढ़ते हैं आगे. सबसे पहले न्यूज़ इज अबाउट व्हेन कैबिनेट हैव इंक्रीज द लीगल एज ऑफ मैरिज. इस ये प्रपोजल है जिसको लॉ में बदला जाएगा आफ्टर अमेंडिंग द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006. दिस वॉज डन बिकॉज ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ जया जेटली टास्क फोर्स, जिसको बढ़ाया ही इसीलिए गया था जिससे कि इंक्रीजिंग एज ऑफ वुमेन मैरिज के बारे में एक बार सोचा जा सके. बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में. Now to understand the history, we start with Vedic period, जहाँ पे वुमेन के पास रिलेटिवली फ्रीडम थी कि वो कब और किससे शादी कर सकती हैं. वो हम लोपामुद्रा एंड गार्गी की स्टोरी से देखते हैं. However, once we move in the post Vedic period, specifically in the Manusmriti and Dhansmriti period, तो इसको कहते हैं age of suspicion, because women हर एक्चुअली फिडिलिटी एंड उसका डिसिप्लिन सब पे सवाल उठाया जाता था. एंड इट वाज एक्चुअली सेड दैट शी हैव टू बी इन कंट्रोल ऑफ वुमेन ऑल द मेन ऑल द टाइम. तो इसीलिए इस कंट्रोल को या तो उसके फादर करेंगे या हस्बैंड करेंगे या सन करेंगे. एंड फॉर दैट उसकी सेक्सुअलिटी, शी एंड हर सेक्सुअलिटी नीड टू बी कंट्रोल. और इसी की फॉर्म दिखती थी चाइल्ड मैरिज एंड सती, राइट. And this continued even in medieval period. और उसके बाद however major change आपको दिखता है ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे. Now it was during this period, though it was actually something which was bad for India, but because of modern education एक social revolution आता है, social reform आता है राजा राम मोहन रॉय एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सोच से, which promoted the increasing the age of marriage and prohibiting the child marriage. And because of the efforts of the Malabari, फाइनली आपका एज ऑफ कॉन्सेंट बिल आता है 1891 में. ये वही बिल है जिसको बाल गंगाधर तिलक प्रोटेस्ट करते हैं बिकॉज वो हिंदू कल्चर के अगेंस्ट चला जाता है. डिस्पाइट दैट दिस बिल वाज पास्ड. और इस बिल के अंदर जो आपकी एज ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स थी उसको 10 से 12 ईयर्स बना दिया गया था, वेदर मैरिड और अनमैरिड, अदरवाइज इट विल बी अमाउंटेड एज अ रेप. तो ये था आपका एज ऑफ कंसेंट बिल 1891. हावेवर ये प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था. इसके बाद आता है आपका शारदा एक्ट ऑफ 1929, जिसको और कहते हैं चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंड एक्ट ऑफ 1929, जिसके बाद एज ऑफ मैरिज बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए बढ़ा के आपकी आगे कर दी जाती है. जैसे गर्ल्स के लिए जो एज है वो 14 ईयर्स कर दी जाती है और बॉयज़ की एज ऑफ मैरिज कर दी जाती है 18 ईयर्स. एंड दिस वाज मोर एक्सेप्टेड देन द एज ऑफ कंसेंट बिल ऑफ 1891. लेटर ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में वी ब्रॉट अप अ फुल फ्लेज लेजिस्लेशन, जिसके बाद हमने क्या किया, हमने एज ऑफ मैरिज बढ़ा दी गई. ना अंडर दिस जैसे आपके आते हैं आपके वेरियस हिंदू लॉ, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, एंड अंडर ऑल ऑफ दिस लॉ हमने सबसे पहले क्या किया, 1978 में इसी को अमेंड किया. सबसे पहले वी अमेंडेड दिस एक्ट इन 1978, जिसके बाद एज ऑफ मैरिज लड़कियों की बढ़ा के कर दी गई 18 साल और लड़कों की बढ़ा के कर दी गई 19 साल, राइट. हमने इसी को अमेंड किया 1978 में, लड़कियों की 18 और लड़कों की 19 कर दी. Again in 2006 we came up with the new act, that is Prohibition of Child Marriage Act 2006. और इसके अंदर इस एक्ट को रिपील करके फाइनली हमने क्या किया, हमने इसी को रखा कि जो लड़कियों की एज ऑफ मैरिज थी इट वाज 18 और जो लड़कों की थी वो आपकी 21 रह जाती है. बट एक सवाल उठता है, दो इट इज़ गुड टू इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज, वो भी हम सवाल उठाएंगे, बट इज इट फाइन टू हैव सच काइंड ऑफ इनइक्वालिटी? इज इट बिकॉज वुमेन पहले मेच्योर हो जाती हैं, या इज इट द सेम ओल्ड थिंकिंग दैट वुमेन सेक्सुअलिटी नीड टू बी कंट्रोल और अर्ली मैरिज की ज़रूरत होती है? इसी पे सवाल आज हम उठाएंगे बाय एक्चुअली
critically analyzing this piece of legislation. ना सबसे पहले व्हाई वाज दिस एक्ट एक्चुअली ब्रॉट, तो ये आपकी जो कमिटी है उसने ही काफ़ी चीज़ें बोली थी. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर द वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, बिकॉज वेरियस रिपोर्ट सेज दैट जितनी ज़्यादा डिलेड मैरिज होती है उतनी ही वुमेन और चाइल्ड दोनों की ही मेंटल और फिजिकल हेल्थ ठीक होती है, जिससे हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और मिटरनल मोर्टालिटी रेट अपनी कंट्रोल कर सकते हैं. इसका एग्जांपल आपकी इफ्प्री की रिपोर्ट ही है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, विच सेज दैट जो वुमेन those child born to an adolescent women have higher chances of being stunted. कम से कम 5 to 11% higher chances of being stunted अगर वो चाइल्ड मैरिज या एडोलसेंट जो वुमेन है उससे वो बच्चा बॉर्न है. If otherwise, if the woman is more than 25-year-old, तो उसके स्टंटिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं. So data suggests that. First is the health of the woman and child. Second is women empowerment. Early marriage means woman is tied to reproductive role and not the productive role. जिसकी वजह से उसकी इनकम नहीं आती, जिसकी वजह से उसके पास इंडिपेंडेंस नहीं होती, and which is visible in female labor force participation rate, which is only 22% in India. However, अगर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बराबर हो जाती है तो इंडिया की जीडीपी में कम से कम 27% का इजाफा होता है, एंड दिस इज सेड बाय द आईएमएफ इटसेल्फ. सेकंड, थर्ड रीजन इज जेंडर पैरिटी. Right, having a different age of marriage for when men and women shows a patriarchal thinking that we are still not able to get rid of. और ये दिखता है हमारा we are violating Article 14 to 21 of the Constitution directly. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी ये साफ साफ दिखता है. नालसा जजमेंट सेज दैट ऑल ह्यूमन हैव इक्वल वैल्यू, वो चाहे ट्रांसजेंडर के लिए क्यों ना हो. दूसरा, जोसेफिन साइन केस ऑफ 2019 which was about adultery, it says that any law which discriminate against women is actually violates the dignity of the woman. So this is actually similar law. Next is, it's very important to tackle the child marriage. इंडिया में जो child marriage है वो largest है. According to UNICEF report, 1/3 of the child marriages इंडिया में observe की जाती हैं. Though ये 23% हो चुका है, yet it is a very high number. And even for the international convention, like Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women of 1979 says that इस तरीके की discrimination नहीं होनी चाहिए. Now, all of these are argument in favor of the legislation. However, criticism किस चीज़ का है? Criticism इस चीज़ का सबसे पहले ये हो जाता है कि इफेक्टिवनेस ऑफ द लॉ, जिसके बारे में हम बात करते हैं, और मिसयूज ऑफ द लॉ. आप इसे दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं. कहीं भी आंसर लिखेंगे, नंबर 1 इज हाउ मच लॉ इज गोइंग टू बी इफेक्टिव, एंड सेकेंड इज वेदर लॉ इज गोइंग टू बी मिसयूज और नॉट. सबसे पहले, the law is already in effect since 2016. However, child marriage was 27% in 2015 and it is 23% in 2019. So not a major progress is being seen because of the legislation. So effectiveness of law पे ज़्यादा सवाल उठते हैं. Second, misuse of the law. It is seen very often कि this law is being used by the parent to file a false complaint, जहाँ पे जो couples की consent होती है for the sex and for the marriage if they're going for it. However, parents misuse it in order to actually अपने caste और religious motive attain करने के लिए. Now that is something, इस पे भी काफ़ी सवाल उठ जाते हैं. Next is the freedom and right of the individual as well as of women. Can we not consider a child after 18 years of age or 21 years of 18 to 21 के एज में they can decide for themselves whether they want to actually marry or not? हम individual freedom या right छीन लेते हैं. बाकी foreign countries में ये जो right है वो 18 years की एज में सबको मिल जाता है, irrespective of male या female etc. Right? Also, further report etc. says that most of the child marriages are taking place in the deprived section of society, that is SC/SC. They constitute 70% of the child marriages. That means अगर आप इसे लॉ की तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे तो they will go underground and maybe the law may not be effective in that manner. Instead, education may have a better role to play. Why? Because State of World Report UNFPA says that it is 50% of the child marriages are done by the women who are uneducated.
and 47% are done by the women who only have the education of only primary level. That means education have much better role to play than a law itself. And the last and the most important question is, this may criminalize a larger section of society, because according to a report later, we have seen that 35% of marriages in India actually fall below 21 years of age. तो 35% of the marriages हमारी country में शायद criminalize हो जाएंगी इस act के बाद. तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है. Overall, however, changes can be made. इससे पहले की जो शादियां हैं हम उनको recognize कर सकते हैं 18 से 21 के बीच में. And also, if we are thinking of bringing this law, instead of actually bringing this law, साथ में हम कुछ इस तरीके के changes ला सकते हैं जिससे better result मिले. जैसे promoting education. लड़कियों के लिए बगल में स्कूल होना बहुत ज़रूरी है, तो RTE, that is right to education, को effectively implement करना ज़रूरी है, जिसमें nearby स्कूल की बात की गई है. दूसरा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन होना चाहिए, जिसमें हम स्किल एंड एंटरप्रेन्योरियल ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो या फिर कोई स्कीम ही क्यों ना हो, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, जो वुमेन के लिए काम करती है. साथ में the most important thing is you have to promote the awareness to fight the stereotype, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कैंपेन. तो इस तरीके से हम शायद चाइल्ड मैरिजेस को बेटर तरीके से डील कर पाएं, जिसके लिए हम इस लॉ को लेकर आ रहे हैं. नाउ दिस वाज फॉर टुडे. आप पूरी तरीके से इस एक्ट को समझ पाए हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक आए हैं, इसके प्रोस क्या हैं और इसके कॉन्स क्या हैं. आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो. इफ दैट इज द केस तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, नहीं तो कॉमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स डाल दीजिए. थैंक यू सो मच. Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.